हेलो बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग कल तक 21 के सभी क्वेश्चन कर चुके थे। आज उसके आगे करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो बच्चों, हमें ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है अगर जिनका हम वर्ग कर दें और फिर जोड़ लें 290 आ जाए। तो बच्चों, पहली क्रमागत विषम संख्या मान लो x, माना पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x। दूसरी मान लो बच्चों, माना दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 2। तो हमारा दूसरी क्रमागत विषम संख्या हो गया x प्लस 2। बच्चों, आगे प्रश्न में क्या कहा है, अगर हम इनके वर्गों को, अगर इनका हम वर्ग करके जोड़ लें तो हमारा 290 बन जाएगा। तो लिख दूँ यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा है बच्चों, इनके वर्गों का योगफल 290 होगा। 290, इसको हल करो बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस का 4x बराबर 290। ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 4x, 290 को इधर ले आओ, माइनस का 290 प्लस का 4 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस का 4x, 90, यहाँ पर 0 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर कितना हो गया 8, 2 बराबर 0। 2 का भाग कर दो पूरे समीकरण में। 2 का भाग करोगे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6 बराबर 0। अब इसका बच्चों गुणनखंड करो। तो बच्चों गुणनखंड क्या होगा, एक्स स्क्वायर अगर प्लस के 13 में से माइनस का 11x घटा दो तो कितना आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा। तो माइनस का 143 बराबर 0। x कॉमन कर लो, x प्लस का 13, तो बच्चों यहाँ पर भी वही आएगा यानी कि x प्लस का 13। तो क्या कॉमन करें, माइनस का 11 बराबर 0। एक कोष्टक में x माइनस 11, दूसरे कोष्टक में x प्लस 13 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ये इधर आएगा 0 के, तो हो जाएगा 11 कामा माइनस का 13। तो बच्चों यहाँ पर x का क्या वैल्यू होगा, तो बच्चों हम जानते हैं यहाँ x बराबर माइनस का 13 नहीं हो सकता, क्योंकि x धनात्मक पूर्णांक है। तो बच्चों x बराबर क्या होगा, हमारा ये 11 होगा। तो पहली क्रमागत धनात्मक
पूर्णांक बराबर क्या हो गया बच्चों? 11। दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर होगा x प्लस 2। एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों? 11। तो 11 प्लस 2 बराबर आ गया 13। तो हमारी पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गया, वो भी विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया बच्चों? 11। और दूसरी क्रमागत विषम पूर्णांक क्या हो गया बच्चों? 13। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कहा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। कहा है बच्चों सिद्ध कीजिए दो संकेंद्रीय वृत्त, यानी कि ऐसे वृत्त दो जिनका केंद्र एक ही हो, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित भी करती है। तो बच्चों इसका पहले हम चित्र बनाएंगे। तो बच्चों ये हमारा चित्र बन गया। हमें दिखाना है ए पी बराबर होगा बी पी के। तो बच्चों हम इसे कैसे दिखाएंगे? यहाँ से बच्चों एक लंब ड्रॉ कर लो, ओ पी को मिला दो, और एक रचना कर लो, यहाँ से इसको मिला दो और इसको मिला दो। तो बच्चों यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90। क्यों बच्चों? क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ पर हमारा कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो बच्चों हम इनको कैसे दिखाएंगे कि ए पी बराबर है बी पी? पहले बच्चों ए ओ पी त्रिभुज को, फिर बी ओ पी त्रिभुज को हम पहले सर्वांगसम दिखा देंगे, फिर दिखा देंगे कि ए पी बराबर है बी पी के। तो बच्चों जो जो दिया है यहाँ पर पहले लिख लो। दिया है इसको मान लो बच्चों C2, इसको मान लो C1। ये हमारी सर्कल हो गया। दिया है C1 और C2 दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी केंद्र O है। ए बी बड़े वृत्त की जीवा है। ए बी बड़े वृत्त की जीवा है। और क्या दिया है बच्चों? जो छोटे वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करता है, पी बिंदु पर स्पर्श करता है। हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है कि ए पी बराबर होगा बी पी के। ए पी बराबर होगा बी पी के। तो बच्चों सिद्ध करो इसे। सिद्ध। तो बच्चों ये जो रचना किए हो, ए ओ को मिलाया, ओ पी को मिलाया, ओ बी को मिलाया, इसे लिख दो। ओ ए कामा ओ पी कामा ओ बी को मिलाया
तो बच्चों यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ओ पी लंब होगा ए बी पर। क्यों? ओ पी लंब होगा ए बी पर। क्यों बच्चों? क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, पर लंब होती है। अतः क्या हो गया बच्चों? अतः कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री और ओ पी बी भी हमारा 90 डिग्री हो गया। यानी कि कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री और कोण ओ पी ए भी हमारा 90 डिग्री है। तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए। अब बच्चों इन दोनों त्रिभुजों को ले लो, ओ पी ए व ओ पी बी को। इन दोनों त्रिभुजों को ले लो बच्चों। क्या लेंगे बच्चों? त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज ओ पी बी को। क्या होगा बच्चों? यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, ओ ए बराबर होगा ओ बी के। क्यों? ओ ए बराबर होगा ओ बी के। क्यों बच्चों होगा? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दोनों बड़े वृत्त की त्रिज्या है। अब बच्चों ओ पी बराबर होगा ओ पी के। ओ पी बराबर होगा ओ पी के। क्यों? क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, इसका मतलब उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है। कोण ओ पी ए बराबर होगा कोण ओ पी बी के। क्यों? दोनों 90 डिग्री। तो बच्चों ये कोण हमारा 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री है। तो बच्चों एक किस नियम से सर्वांग सम हो गया बच्चों? राइट हैंड RHS नियम से सर्वांग सम हो गया। यानी कि राइट एंगल हिपोटेनियस साइड, राइट एंगल हिपोटेनियस साइड, यानी कि RHS नियम से सर्वांग सम हो गया। सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ पी बी के। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? ए पी बराबर होगा बी पी के। क्यों होगा बच्चों? सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर
होती हैं। और यही बच्चों हमें दिखाना था कि ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के। हमें क्या दिखाना था बच्चों? ए पी बराबर होगा बी पी के, जो हमने दिखा दिया। क्या आ गया बच्चों? ए पी बराबर होगा बी पी के। अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चित्र में यदि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के, तो सिद्ध कीजिए ए एम बटे बी एम बराबर होगा ए एन बटे डी एन के। तो बच्चों इसका चित्र हमें दिया है, ये हमारा चित्र है। तो बच्चों पहले हम इसका चित्र बनाते हैं, फिर आगे सिद्ध करेंगे। ये हमारा चित्र बन गया बच्चों। हमें दिया है एल एम समांतर है बी सी के और एल एन समांतर है सी डी के। तो बच्चों एल एम समांतर है सी बी के, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए एम बटे बी एम बराबर होगा ए यल बटे सी एल के। क्यों? आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। इसी प्रकार जब एल एन समांतर है सी डी के, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए एन बटे डी एन बराबर होगा ए यल बटे सी एल के। तो बच्चों जो दिया है पहले लिखो। दिया है, क्या दिया है बच्चों? एल एम समांतर है सी बी के तथा एल एन समांतर है सी डी के। हमें सिद्ध कर क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है क्या? ए एम बटे ए बी बराबर होगा ए एन बटे ए डी के। तो बच्चों इसको सिद्ध करो। सिद्ध जो दिया है बच्चों उसी का हम उपयोग करके सिद्ध करेंगे। यहाँ क्या दिया है बच्चों? एल एम समांतर है सी बी के है, तो ये जब समांतर है तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं यल एम समांतर है बी सी के, तो लिख सकते हैं ए एम बटे बी एम बराबर होगा ए यल बटे सी एल के। क्या हो गया बच्चों? ए एम बटे बी एम बराबर हो गया ए एल बटे सी एल के। क्यों बच्चों? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। इसे मान लो बच्चों समीकरण हमारा ये एक हो गया। अब बच्चों जो दूसरा दिया है, क्या दिया है बच्चों? सी एल एन पैरेलल है सी डी के, यानी कि जब एल एन पैरेलल है सी डी के तो क्या लिख सकते हैं? ए एल बटे सी एल बराबर होगा ए एन बटे डी एन के। तो क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर दिया है बच्चों एल एन पैरेलल है किसके? सी डी के है, तो यहाँ पर भी समान आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाओ। क्या हो गया बच्चों? ए एल बटे सी एल बराबर हो जाएगा ए एन बटे डी एन के। ए एन बटे डी एन के हो गया। कैसे बच्चों? आधारभूत समानुपातिकता
प्रमेय से। इसे बच्चों समीकरण मान लो 2। यहाँ पर बच्चों देखो AL बटे CL, यहाँ पर भी AL बटे CL है, तो यानी कि जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, AM बटे BM बराबर हो जाएगा AN बटे DN के। लेकिन बच्चों हमें ये लाना है नहीं, हमें क्या लाना है, हमें लाना AM बटे AB। हमें बच्चों यहाँ पर AM तो मिल गया है, यहाँ पर ND, तो यहाँ पर भी ND है। तो बच्चों हमें ये BM नहीं चाहिए, इसके जगह पर हमें AB चाहिए, और ये DN नहीं चाहिए, हमें इसके जगह पर AD चाहिए। तो बच्चों इसको एक बार उल्टा कर लो, BM बटे AM बराबर होगा जाएगा DN बटे AN, और दोनों तरफ बच्चों एक जोड़ दो। इससे देखो फायदा क्या होगा, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, जब दोनों तरफ एक जोड़ा जाएगा यानी कि BM बटे AM प्लस 1 बराबर DN बटे AN प्लस का 1। तो इसका LCM ले लो बच्चों, AM, तो यहाँ पर हो गया BM प्लस का LCM लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, AM का गुणा इसमें हो जाएगा, AM बराबर हो गया क्या, AN LCM ले लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, DN प्लस का एक के साथ इसका गुणा हो गया, कितना आ जाएगा बच्चों, AN। तो बच्चों ध्यान से देखो BM प्लस AM क्या हो गया, BM प्लस AM क्या हो गया बच्चों, AB हो गया। और बच्चों क्या दिया है, तो ये क्या हो गया, AB बटे AM बराबर DN प्लस AN क्या हो जाएगा, DN प्लस AN क्या हो गया बच्चों, AD हो गया। क्या हो गया बच्चों, AD बटे AN। लेकिन ये हमें नहीं सिद्ध करना है, फिर से उल्टा कर लो बच्चों, क्या हो गया, AM बटे AB बराबर हो गया AN बटे AD के। तो ये बच्चों हो गया हमारा सिद्ध। तो यहाँ पर लिख दो बच्चों, इत सिद्धम। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों इसको लगाओ, हमें दिया है बच्चों, हमें क्या दिया है बच्चों, हमें दिया है बच्चों x² प्लस का 7x प्लस का 10। ये हमें एक बहुपद दिया है बच्चों, कहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा हो गया, इसे मान लो P ऑफ x बराबर दिया है, तो ये हमें द्विघात बहुपद दिया है, तो माना P ऑफ x बराबर 0। तो क्या हो गया, x² प्लस का 7x प्लस का 10 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड करो बच्चों, x², इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, 5x प्लस 2x प्लस का 10 बराबर 0। तो यहाँ पर x कॉमन ले लो, x प्लस 5, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर भी x प्लस 5 आएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या लें बच्चों, 2।
बराबर 0। एक कोष्टक में हो गया x+2, दूसरे कोष्टक में हो गया x+5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया बच्चों, -2 कामा -5। तो इसके शून्य क्या हो गए बच्चों, अतः शून्यक बराबर हो गया -2 कामा -5। अब बच्चों हमें इसके शून्यकों की सत्यता की जांच करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर माना अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -5 है तो क्या करेंगे बच्चों, x² प्लस का 7x प्लस का 10 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करा दो। तो यहाँ पर बच्चों a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर x² का गुणांक यानी कि 1, b बराबर x का गुणांक 7, c बराबर 10। तो बच्चों सत्यता की जांच क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा क्या, माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा कितना है, अल्फा हमारा है -2, तो ये हो गया -2 प्लस का बीटा, बीटा कितना -5, ये हो गया -5 बराबर b/a माइनस का, तो यहाँ पर माइनस पहले से है, तो यहाँ पर हो गया 7/a 1। तो इनको जोड़ लो बच्चों, -7 बराबर -7। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा है -2 गुणे -5 बराबर सी कितना है 10/a 1। 5 दूना 10 प्लस का 10 बराबर 10 हो गया। तो ये हमारा सत्यता की जांच हो गया। अब बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमें वर्ग अंतराल दिया गया है बच्चों, और हमें बारंबारता ज्ञात करना है। तो बच्चों ये पहले सारणी बना लो। हमें बच्चों वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल क्या दिया बच्चों, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दिया है, बारंबारता जिसको हम बच्चों FI बोलते हैं, बारंबारता को क्या कहते हैं, FI। ये दिया हमारा 2, 4, 7, 3, 2। तो बच्चों यहाँ से XI ज्ञात कर लो। XI क्या होगा बच्चों, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, कितना आ गया 10 का आधा 5। इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, कितना आ गया बच्चों 15। इन दोनों का अंतर कितना हुआ बच्चों 10 का, यानी कि 10 इसमें फिर जोड़ दो, कितना हो गया 25। फिर से 10 जोड़ दो, कितना हो गया 35। फिर से 10 जोड़ दो, कितना हो गया 45। अब बच्चों FI इंटू XI ज्ञात कर लो। FI इंटू XI इन दोनों का गुणा कर लो, 5 दूना 10, 15 चौके 60, 25 सत्ते 175, 35 तियाँ 105, 45 दूना 90। इसको जोड़ लो बच्चों, इसको जोड़ लो। क्यों, क्योंकि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा FI इंटू XI बटे सिग्मा FI। तो बच्चों हमें सिग्मा का मतलब क्या होता है, इसका योग, हमें इसका योग करना पड़ेगा। FI का मतलब सिग्मा FI का मतलब, इसको जोड़ लो। तो सिग्मा FI बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5, 7 5 12, 12 4 16 2 18। इसको जोड़ो 0 5 5 10 के शून्य हासिल 1,
9 1 10, 10 7 17, 17 6 23, 23 1 24, 1 1 2, 2 2 4। तो यानी कि क्या हो गया, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर लिख लो बच्चों, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है, 440/18। इसे काटो बच्चों, 18 दूना 36, कितना बचा बच्चों, 8 बचा, 18 चौक 72, कितना बचा, फिर से 8, 18 चौक 72, 18 चौक 72, ये कितना आ गया, 24.44। ये हो गया हमारा समांतर माध्य। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या होगी। हमें बच्चों नीली गेंद की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। तो बच्चों थैले में लाल गेंद कितने हैं, थैले में लाल गेंद, लाल गेंद की संख्या कितना है बच्चों, लाल गेंद 5। तो बच्चों नीली गेंद की संख्या मान लो, माना नीली गेंद की, नीली गेंद की कुल संख्या बराबर x है। तो बच्चों तो थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी, थैले में कुल गेंदों की संख्या बराबर क्या होगा, पहले बच्चों कितना है 5 है, ये x और हो गए, कितना हो गया x, 5 + x हो गया। हमें बच्चों क्या दिया है, लिख दो यहाँ पर प्रश्नानुसार। क्या दिया है बच्चों, हमें दिया है प्रायिकता किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, नीली गेंद निकलने की ये बराबर है किसके, 3 गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद निकलने की। तो ये बच्चों नहीं बच्चों, हमसे कहा है दोगुनी है, यहाँ पर हो गया 2, कहा है दोगुनी है, तो 3 नहीं होगा। हमसे बच्चों कहा है नीली गेंद निकलने की संख्या लाल गेंद निकलने की संख्या के दोगुनी है। तो नीली गेंद निकलने की संख्या कितनी होगी, नीली गेंद कितने हैं बच्चों x बटे कुल गेंदों की संख्या कितना, 5 + x बराबर किसके है, 2 गुना लाल गेंद निकलने की, लाल गेंद कितना है 5 बटे कुल गेंदों की संख्या कितना है 5 + x, 5 + x से 5 + x कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 5 दूना 10। ये हमारा हो गया नीली गेंदों की संख्या। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, नीली गेंदों की संख्या 10 है। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों 2 वर्ग दिया गया है, जिसके अगर हम क्षेत्रफल करके जोड़ लें तो हमें 157 मिल रहा है, और उसका अगर परिमाप का योग करें,
यानी कि उसके परिमापों को जोड़े तो हमें 68 मिल रहा है। तो ऐसी दोनों वर्गों की भुजाएं हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो कैसे करते हैं। मान लो बच्चों पहले वर्ग की भुजा x है, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। दूसरे वर्ग की भुजा मान लो बच्चों, माना दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। तो बच्चों प्रथम शर्त के अनुसार हमें क्या दिया है, प्रथम शर्त में क्या दिया है, इनके वर्गों का योगफल 157 है, यानी कि इन दोनों का वर्ग कर दें हम। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का, जो दोनों वर्ग हैं इनके क्षेत्रफल का वर्ग करके अगर हम इनके हमें दिया है बच्चों, इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग कितना है बच्चों, 157 है। तो बच्चों वर्ग की भुजा हमें x दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस इसका भी भुजा स्क्वायर y का स्क्वायर बराबर हमें दिया 157। इसे मान लो बच्चों समीकरण 1। दूसरी शर्त हमें क्या दिया है, द्वितीय शर्त में क्या दिया है बच्चों, द्वितीय शर्त में कहा है इनके परिमापों का योगफल 68 है। तो वर्ग की परिमाप क्या होता है बच्चों, वर्ग की परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे भुजा हमारा x है प्लस का 4y बराबर कितना दिया, 68। तो बच्चों 4 का भाग कर दो पूरे समीकरण में, कितना हो गया, x प्लस y बराबर 4 एक का नम 4, 4 छक 24, कितना आ गया बच्चों, 16। 4 सते 28 होगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 4 सते 28, 4 एक का नम 4, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 2 बचा 28 हो गया, तो 4 सते 28। यहाँ से बच्चों x का वैल्यू निकाल लो, x बराबर हो जाएगा 17 माइनस y। इसे मान लो समीकरण 2। समीकरण x का वैल्यू बच्चों समीकरण 1 में रखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो गया, 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 157। इसका वर्ग करो, 17 का वर्ग 289, वाई का वर्ग वाई स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 17 दूनी 34 वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 157। तो इसको वाई स्क्वायर को आगे लिख लो, प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों, ये बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 34 वाई, तो ये हो गया हमारा माइनस का 34 वाई। इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा बच्चों, 289 माइनस 157। यहाँ पर बच्चों वाई स्क्वायर है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस का 34y प्लस का, इसमें से अब घटा लो बच्चों, यहाँ पर हो गया 2y स्क्वायर माइनस का 34y, घटाओगे कितना आ जाएगा बच्चों, 7 में से 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया कितना बच जाएगा 3, और 2 में से 1 गया 1 बराबर 0। तो 2 का पूरे समीकरण में बच्चों भाग कर दो, यहाँ पर हो गया वाई स्क्वायर माइनस का 17y, ये बच्चों प्लस का बच्चा, क्योंकि बड़ी संख्या में से हमने छोटी संख्या को घटाया है, तो यहाँ पर प्लस का 2 छक 12, 2 छक
12 बराबर 0। इसका गुणनखंड करो बच्चों। वाई स्क्वायर माइनस का क्या लिख सकते हैं, माइनस का 11y माइनस का 6y प्लस का 66 बराबर 0। वाई स्क्वायर, यहाँ पर बच्चों y कॉमन ले लो तो हो गया y माइनस का 11। यहाँ पर भी आएगा y माइनस का 11, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लें, माइनस का 6 बराबर 0। तो एक कोष्टक में हो गया y माइनस का 6, दूसरे कोष्टक में हो गया y माइनस का 11 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर y बराबर क्या आ गया, 6 और 11। तो एक बार बच्चों समीकरण 1 में ये जो हमारा समीकरण 2 बना है, समीकरण 2 में एक बार y का वैल्यू 6 रख लो और एक बार y का वैल्यू 11 रख लो, उससे हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों रख लो x y बराबर 6 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या बच्चों, x बराबर 17 माइनस वाई है, तो x बराबर 17 माइनस 6, तो कितना आ गया x बराबर 11। एक बार बच्चों y बराबर 11 रख लो समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 17 माइनस 11, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 6। यही हमारा सही आंसर हो गया। या तो क्या होगा बच्चों आंसर हमारा, x बराबर 11 और y बराबर 6, यानी कि यहाँ x बराबर 11 कामा y बराबर 6, या x बराबर 6 y बराबर कितना 11, या तो हमारा आंसर x बराबर 11 y बराबर 6 होगा, या फिर x बराबर 6 y बराबर 11 है। तो बच्चों ये हमारे दो आंसर हो जाएंगे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों धारा की चाल ज्ञात करना है। तो बच्चों इसको लगाओ, कैसे लगेगा, तो बच्चों इसे समझो कैसे लगाएंगे। ये हमारी धारा की चाल है, जो धारा हमारी इधर की ओर जा रही है। यहाँ पर एक नाव है, ये हमारा नाव हो गया। अगर धारा की दिशा इधर ही है और नाव की दिशा भी इधर ही है, तो धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाएगी। अगर धारा हमारी इधर चल रही है और हमारी नाव इधर जाएगी, तो नाव की चाल में से हम धारा की चाल को घटा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मान लो धारा की चाल x है, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल क्या है बच्चों, माना धारा की चाल की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल कितना दिया है बच्चों, नाव की चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल पहले निकाल लो। धारा की दिशा में नाव की
चाल। जब बच्चों धारा की ही दिशा में हमारी नाव चलेगी, यानी कि धारा भी इधर जा रही और नाव भी इधर जा रही है, तो ये दोनों चाल जुड़ जाएंगे। यानी कितना हो जाएगा, x + 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालो। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, नाव की चाल घट जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब बच्चों क्या निकाल लो, अब निकाल लो बच्चों धारा की दिशा में 24 किलोमीटर नाव को जाने में लगा समय। धारा की दिशा में 24 किलोमीटर नाव को जाने में लगा समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी यहाँ पर कितना है 24 बटे चाल होता है। जब धारा की ही दिशा में जा रही है तो नाव की चाल कितनी, x + 18 + x है। इसे मान लो समीकरण 1। अब बच्चों क्या निकालो, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर नाव को जाने में लगा समय। धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर नाव को जाने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी 24 बटे चाल, धारा की विपरीत दिशा में जा रही है तो नाव की चाल घटेगी, तो कितना हो गया 18 - x। अब बच्चों निकाल लो प्रश्नानुसार क्या कहा है। प्रश्नानुसार कहा है बच्चों, अगर 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटे का समय अधिक लगता है। यानी कि जब हम धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे और धारा की दिशा में जाएंगे तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, 1 घंटा। यानी कि अगर हम 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो हमें समय ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 24 बटे धारा की दिशा में जाएंगे तो समय कम लगेगा। कहा है जब हम विपरीत दिशा में जाते हैं तो हमें इससे 1 घंटा अधिक लगता है, तो अधिक में से इसको घटा दो, कितना आ गया बच्चों 1। यहाँ से एलसीएम लो बच्चों, एलसीएम हमारा हो गया यही 18 - x और 18 + x। इसका भाग दोगे तो ये कट गया, इसका इसमें गुणा कर लो, कितना आ जाएगा बच्चों 24 × 18 + x माइनस का इसका भाग दोगे ये कट ये बचेगा, कितना होगा 24 × 18 - x बराबर 1। 24 का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा बच्चों 18 × 4 = 72 के 2 हासिल 7, 18 दूना 36 और 7 43 और 24 x हो गया बटे इसका गुणा कर लो, कितना हो जाएगा बच्चों 432 माइनस माइनस प्लस का 24x बराबर 1 बटे ये देखो एक कोष्टक में a - b, दूसरे कोष्टक में a + b, एक
कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। a का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा बच्चों, यानी कि 18 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 18 का वर्ग माइनस x का वर्ग। तो ये बच्चों इससे ये कट गया, इनको जोड़ लो बच्चों, कितने हो जाएंगे 24x 48x बट इसका वर्ग करो कितना हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, क्रॉस गुणा कर लो बच्चों, ये हो गया इसके साथ गुणा, यानी कि 324 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 48x। इन दोनों को उधर ले चलो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 324 बराबर 0। गुणनखंड करो, गुणनखंड क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 54x माइनस 6x माइनस का 324 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x प्लस 54 माइनस का 6 कॉमन लो, x प्लस का 54 बराबर 0। एक कोष्टक में x माइनस 6, दूसरे कोष्टक में x प्लस 54 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया 6 कामा माइनस 54। तो यहाँ बच्चों यहाँ x बराबर माइनस का 54 नहीं हो सकती, क्योंकि क्या किसी भी नाव की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो नाव की चाल क्या हो गया बच्चों, तो नाव की चाल बराबर कितना हो गया बच्चों 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो बच्चों आज इतना ही। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।